संस्कृति में जो पर्व त्योहार हैं वो आप बहुत उल्लास से मनाइए। आप जब 1 जनवरी को देखो, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, गांव के बच्चे, गांव के बच्चे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, सब कर रहे हैं। अब ये हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, ये भारत का नया साल नहीं है भैया, ये विदेशी नया साल शुरू होता है, अंग्रेजी नया साल शुरू होता है 1 जनवरी। भारतीय नया साल नहीं है ये। भारतीय नया वर्ष कब शुरू होता है अभी पूछो तो आजकल के बच्चे बता भी नहीं पाएंगे। जब आधा चैत्र का मास समाप्त हो जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है, चैत्र का शुक्ल पक्ष लगता है और चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रतिप्रदा जो एकम होता है, उस दिन नया संवत्सर प्रारंभ होता है, नया संवत लगता है, नया वर्ष उस दिन होता है, जिसे कहीं गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसी को गुड़ी पड़वा बोलते हैं, नया साल शुरू होता है। हम लोग भारतीय नव संवत्सर, भारतीय नया वर्ष शुरू होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष का एकम, उस दिन हमारा भारतीय नया साल लगता है। तो उस दिन मैं देखता हूं सोशल मीडिया में कोई किसी को नया साल शुभकामनाएं नहीं देता कि आज हमारे भारतीय नया साल आ गया। सबको हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी वाले हैं। अब देखो ईद का महीना है, ईद का त्योहार आएगा, हमारे कभी पंथी लोग भी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, तो सब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप जिसको ईद की मुबारकबाद दे रहे हो, वो लोग कभी आपको दिवाली की मुबारकबाद देते हैं? आपको होली की मुबारकबाद देते हैं? देते हैं क्या? होली मुबारक बोलते हैं? दिवाली की बधाई बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। बल्कि उनको ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के तीज त्योहार मतलब पर्व मनाना तो दूर, उसकी बधाई देना भी हराम है। दूसरे धर्म का त्योहार मनाना तो दूर, उनके त्योहार की उनको बधाई देना भी हराम है, पाप के गुनाह है, ये कहा जाता है। और आप लोग इतने दिलदार हो, इतने लोगों को ईद मुबारक, ईद मुबारक, और ईद मुबारक कहते हो, और वहां धड़ाधड़ बकरे कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, उधर ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक करके तुम भी उस हत्या में भागीदार बन रहे हो। जिस त्योहार में बकरे कट रहे हैं, बेरहमी से काटे जा रहे हैं, वो भी अलग हलाल करके तड़पा कर मारे जा रहे हैं, उसमें तो मुबारक मुबारक कर रहे हैं। क्या मुबारक हो रहा है? मुबारक मुबारक अवसर, शुभ, जिसको शुभ कहा जाता है उसको मुबारक कहते हैं। क्या मुबारक हो रहा है? लाखों बकरे की मौत हो रही वहां और तुम मुबारक बांटते रहो। कोई शुभ कार्य हो रहा है, मुबारक बोल रहे हैं। ये एक तरह की बेवकूफी है भाई, बेवकूफी, मूर्खता है एक तरह की। मुबारक मुबारक हो, ईद मुबारक, मुबारक का मतलब कि मुबारक मतलब शुभ, बहुत ही मुबारक दिन था, बहुत शुभ दिन था, बहुत ही मुबारक वक्त था जब ये ऐसा हुआ, बहुत ही शुभ अवसर था जब ये, जिस दिन लाखों बकरे हलाल किए जा रहे हो, तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो, उस दिन को तुम मुबारक शुभ कहते हो? वो दिन शुभ हो सकता है क्या? उससे बड़ा अशुभ दिन
कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन अंधे हो रहे हैं, बच्चे पागल हो गए, सबके सब अंधे हैं। आज से नहीं, सब अकल के अंधे हैं आज के बच्चे। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, ज्यादा पढ़े लिख गए, हैप्पी क्रिसमस। कभी देखा वो लोग हमको देते हों होली दिवाली की बधाई, दशहरे की बधाई देते हैं? कभी नहीं देते। तो तुमको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है? अपने भारतीय हो अपने भारतीय धर्म संस्कृति का कुछ पता ही नहीं। और अपना भारतीय कोई त्योहार आया भी, कोई तीज आया, त्योहार आया, कोई पर्व आया, तो अपने भारतीय तीज त्योहार को उसमें एक दूसरे को मुबारकबाद देने में शर्म आती है आजकल के बच्चों को। नहीं देते हैं, लिखते नहीं है। सोशल मीडिया में मैं देखता हूं कोई नहीं देता है। और विदेशी जो संस्कृति है उसको शोबाजी करने में धड़ल्ले करते हैं, कूद कर करते हैं। मेरे अपने घर में हमने कभी, हमारे यहाँ कभी केक काट कर हमने बर्थडे नहीं मनाया। लेकिन जब से हमारे बच्चे जो हुए तब से हमारे घर में भी केक काट के बर्थडे मना रहे। अब मेरे अपने घर में भाई, अब जितने भी बच्चों का बर्थडे आता है, केक ले आते, नैवेद्य रायपुर में खुल रखा है नैवेद्य, और पहले एक राजस्थानी बीकानेर, अब यहाँ बोलो एगलेस। पहले तो जहां भी मिलता था अंडे वाला ही मिलता था, तो हम लेते ही नहीं थे कभी। लेकिन अब बिना अंडे का केक बनने लग गया है, मिलता है, तो अब हम लोग भी शुरू हो गए हैं। वो अंग्रेजों की मिठाई है भाई, केक क्या है? अंग्रेजों की मिठाई है। केक सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं होता है, वो हर तीज त्योहार में जब कभी उनको विदेशियों को मिठाई खाने की इच्छा, तो केक बना के खा लेते हैं, खरीद कर खा लेते हैं, क्योंकि उनको जलेबी बनाना नहीं आता जी, उनको गुलाब जामुन बनाना नहीं आता, उनको पेड़ा बनाना नहीं आता है, उनको खीर बनाना नहीं आता है, उनको हलवा बनाना नहीं आता है, उनको बस केक बनाना आता है। इसलिए विदेशी लोग मिठाई के नाम पर सिर्फ केक को जानते हैं, इसलिए वो लोग बर्थडे हो चाहे कोई भी त्योहार केक काटते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या समझते हैं? अरे विदेश मतलब हमसे आगे के लोग। एक भारतीय हम लोगों की मानसिकता क्या है? विदेश मतलब भारत से आगे के लोग। और हकीकत यह है कि विदेश मतलब भारत से कोसों पीछे लोग हैं। हमारे वेद पुराणों में ही मतलब आज जो जनगणना की जाती है कि इस वर्ष फलाने महीने की अमावस के दिन इतने घड़ी में, इतने पल में, इतने लोग सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, अर्ध होगा कि पूर्ण होगा, इतने ग्रहण लगेगा, इतने बजे छोड़ेगा, कितनी देर में छोड़ेगा। 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। और ये जो पंचांग में दिया जाता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण का भी इसी प्रकार, इस पूर्णिमा को, इस मास की पूर्णिमा को रात्रि इतने बजकर इतने मिनट से इतने घड़ी इतने पल में चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, इतने घड़ी इतने पल में ये मुक्त हो जाएगा। आज
अमेरिका में नासा के वैज्ञानिक हैं, उनका सैटेलाइट, सैकड़ों सैटेलाइट लगे हुए हैं। वो यहाँ बैठकर बहुत भयानक भयानक दूरबीन से देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। वो कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर से गुणा भाग करते हैं, तब एग्जैक्ट टाइम उसका निकालते हैं कि इतने इस तारीख को इतने बजकर इतने बजे चंद्रग्रहण शुरू होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर छोड़ेगा। आज से 200 साल पहले नासा के बाप दादाओं का भी जन्म नहीं हुआ था ही नहीं। विज्ञान जैसी कोई चीज 200 साल पहले विज्ञान था ही नहीं। हमारे देश में, भारत देश का पंचांग 200 साल पहले भी बता देता था इस साल के फलाने महीने के अमावस के दिन इस घड़ी में, इस पहर में, इस घड़ी में, इस क्षण सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और इस घड़ी में आकर इस क्षण में, इस पल में ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और वो होता है। एक सेकेंड का इधर होता है ना उधर होता है। तो हम आगे हैं, हमारा तौर तरीका आगे है कि ये लोग आगे हैं। हम 200 साल पहले, जब साइंस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, तब एग्जैक्ट ग्रहण का टाइम निकालकर बता देते थे। फिर भी देखो, लोग विदेशी लोग हैं, मतलब हमसे आगे के लोग। आप दक्षिण भारत में जाइए, ऐसे ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे पत्थर के। एक वहां कई मंदिर ऐसे हैं जिसका गुंबद है वन पीस, सिंगल पीस का गुंबद है पत्थर का, और वजन उसका है 40 टन, किसी का 50 टन, किसी का 30 टन। ऊंचाई है कितना? 130 फीट ऊपर, 140 फीट ऊपर। अब वो 50 टन के A1 पीस गुंबद को 130 फीट ऊपर उठाकर एग्जैक्ट मतलब बाल के बराबर भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट उसको वहां पे फिट करना, रखना, बिना किसी टेक्नोलॉजी, कोई मशीन नहीं, हजारों सैकड़ों साल पहले बना है। न इलेक्ट्रिसिटी, न कोई कुछ नहीं, विज्ञान था ही नहीं, न क्रेन था, न कुछ था। जो भी होता था हाथ से होता था। कैसे पहुंचाया उन्होंने? 50 टन सिंगल पीस गुंबद को 130 फीट ऊपर ले जाकर एग्जैक्ट उसके सही जगह पे रखा उन्होंने, सही दिशा में रखा, सही जगह पे रखा। कैसे रखा, कैसे पहुंचाया उन्होंने? आज रात भर सोचना बात है, तब आपको सुबह होते होते तक पता चलेगा, सुबह होते होते तक मतलब जब चिड़िया पड़े तब तक आपको पूरा ज्ञान हो चुका, हम मूर्ख हैं। आत्मबोध हो जाएगा आपको सुबह, हम मूर्ख हैं। हमारा अपने देश की संस्कृति, अपना कल्चर देखो, हमारे देश के लोग कितने महान, मतलब आज से सैकड़ों साल पहले हमारे देश के इंजीनियर, उस समय के आर्किटेक्ट जो डिजाइन करते थे, मतलब हजार साल से 100-150 फुट के मंदिर खड़े हुए हैं। इन 1000 साल में ना जाने कितने बार भूकंप आ गए, कितने बार भूकंप आ गए, एक पत्थर भी टूट कर नहीं गिरा, ज्यों का त्यों खड़ा है। और आज के बच्चे कहते थे कि जापान बहुत ही एडवांस है इस
भूकंप के मामले में जापान जो भी बिल्डिंग बनती है अपना घर भूकंप निरोधी बनाते हैं। भूकंप वहां सबसे ज्यादा भूकंप हुआ उसके हिसाब से वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, तो बहुत तेज से तेज भूकंप का झटका वहां की बिल्डिंग तय जाती है, नहीं गिरती। इतने एडवांस है वहां। अरे जापान एडवांस है कि 1000 साल पुराने हमारे जो कारीगर थे वो एडवांस है? बिना मशीनरी से कोई उनके पास तकनीक, बिना कंप्यूटर, बिना क्रेन, बिना इलेक्ट्रिक, टोटल हाथ, अपने हाथों से ही एक एक चीज अपने हाथों से, चाहे पत्थर को काटना हो, चाहे छीलना हो, चाहे डिजाइन करना हो, जो भी करना हो हाथ से, चाहे पत्थर को घुमाना हो वो भी हाथ से, उसको अपनी जगह पर रखना हो वो भी, उसके लिए कोई क्रेन नहीं, ऊपर चढ़ाना हो। मंदिर कोई भी हो, मकान कभी नीचे से ही ऊपर बनता है, नीचे से ऊपर ही बनता है, तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे चढ़ाया जाता है। कैसे चढ़ाते थे इतने भारी भारी पर? और उस समय कटर के बिना, पत्थर का जो कटर होता है कटर ही एकदम फाइन काटता है, इतना फाइन काटता है कि पत्थर से पत्थर मिलाओ तो बाल के बराबर में गेप नहीं दिखता है। 1000 साल पहले के पुराने जोड़ को देखो जो उन्होंने बना रखा है, बाल के बराबर में गेप, इतना मतलब बारीक, इतनी बारीकी सफाई से वो लोग कटिंग करते थे पत्थर, ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाता था जैसे दो है ही नहीं, एक ही पत्थर ऐसे दिखता है। और हम पीछे, हम पुरातन पंथी, भारत पिछड़ा हुआ देश, और ये कल के नासा के औलाद आगे चल रहे हैं। क्या मानसिकता है भाई, क्या सोच है हमारे बच्चों की? भारत से ज्यादा आगे दुनिया में और कोई दूसरा देश नहीं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो चाहे धर्म हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी क्षेत्र में। दक्षिण भारत के एक मंदिर है, मैं आपको पता करके मैंने देखा है, मेरे पास शायद मैंने सेव करके रखा भी, मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। मंदिरों में पहले बाहर पत्थरों पे शिल्पकारी की जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी, सैकड़ों साल पुराना। उस पे चित्र मतलब मूर्ति उभरी हुई है, एक आदमी बैठा है सामने, से कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो टेबल पे जो कंप्यूटर रहते ना, वो टेबल में सामने रखा हुआ है, वो मूर्ति है, सैकड़ों साल पुरानी, वो कंप्यूटर चला रहा है आदमी। एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल पकड़ा हुआ है वहां। अभी इस सदी में, पिछले सदी में, 20वीं सदी में ये सोनोग्राफी आया, तब हमको पता चला कि गर्भ में बच्चा पहले मास में किस स्थिति में होता है, दूसरे महीने में उसका कितना डेवलपमेंट होता है, तीसरे में कितना होता है, चौथे में कितना। वो सैकड़ों साल पुराने मंदिर में लाइन से पहले महीने का भ्रूण उसको बनाया गया है, ऐसा हो, दूसरे महीने में कितना होता है, तीसरे महीने में कितना ग्रोथ होता है, चौथे महीने में कितना ग्रोथ है, पूरे पहले महीने से उसके जन्म होने तक को पूरा दिया। कैसे देखा उन्होंने, कहां देखा, कैसे जाना? तब क्या सोनोग्राफी होता था? नहीं होता। और हम पिछड़े, खुद को मान लिया हम लोग पिछड़े हैं, वो लोग एडवांस, कहीं से भी एडवांस नहीं। हम आगे हैं, सदा से हम आगे रहे, भारत देश आगे रहा और सदा रहेगा। ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको तो गिनती नहीं आती थी, इनके पास सिर्फ 9 तक गिनती थी, आगे की गिनती ही नहीं थी इनके पास जीरो ही नहीं था, जीरो को कभी जान ही नहीं पाए।
हमारे देश के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 0 प्रदान किया। आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ हुए हमारे देश में, उन्होंने शून्य दिया, तब गिनती आगे बढ़ी अनंत तक। उसके बाद भी प्रॉब्लम था, उसके बाद भी एग्जैक्ट एक्यूरेट आंकड़ा निकालने में उसके बाद भी प्रॉब्लम था। सही आंकड़ा नहीं निकल पाता था। फिर हमारे देश ने ही दशमलव दिया, शून्य भी हमारे देश ने दिया, फिर दशमलव जो पॉइंट होता है वो भी हमारे देश ने दिया, तब एग्जैक्ट आंकड़े निकलने शुरू हुए। बिना दशमलव बिना पॉइंट के एग्जैक्ट आंकड़ा ही नहीं निकाल सकते हैं। और जब ये दशमलव मिला तब ये कंप्यूटर वगैरह तब बन पाया। ये शून्य मिला, दशमलव मिला, तब ये आज नासा काम कर पा रही है। कोई नासा काम कर ही नहीं सकती। नासा का बाप भी नहीं बता सकता कि धरती से चंद्रमा की दूरी कितना है, धरती से मंगल ग्रह की दूरी कितनी है। आज वो बता पा रहा है तो भारत की मेहरबानी से बता पा रहा है। और ये सब कुछ हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। लेकिन वही बात है, हमारे देश में कम्युनिस्ट घुस गए, बहुत कम्युनिस्ट घुस गए। और कम्युनिस्टों ने हमें पढ़ाया कि भारतीय धर्म दर्शन, ये तीज त्योहार, ये सब आडंबर है, बकवास है, पाखंड है, इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों को अपने ही प्राचीन चीजों से, अपने ही धर्म दर्शन से, अपने तीज त्योहारों से, हमसे हमारी मानसिकता ही ऐसी बना दी उन्होंने कि हम अपने देश उपलब्धियों को ही मतलब जानना भूल गए। अपने ही मतलब धर्म दर्शन को पाखंड बकवास कहने लग गए, अपने तीज त्योहार को बकवास कहने लग गए। हमारे देश एक एक तीज त्योहार का वैज्ञानिक महत्व होता है। हमारे त्योहार में एक एक धार्मिक अनुष्ठान का एक वैज्ञानिक महत्व होता है। हमको ये कम्युनिस्ट लोग, हमको ये गोबर से घर को पोतने वाले लोग, गोबर से घर को गंदा करके खुश होने वाले लोग हैं। गाय की टट्टी को घर में लीप पोत कर गाय की टट्टी को लगाकर बोलते हैं ये पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। टट्टी से और अपने घर को गंदा करके ये खुश होते हैं कि अच्छा हो गया। हाँ, अब बोलते हैं, अमेरिका बोलता है कि ये जो गोबर से, ये गोबर जो है ये बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया, एंटी वायरस होता है, बहुत तरह के नुकसानदायक कीटाणुओं का खात्मा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या माना है पता है? ये गोबर से जो लिपाई की जाती है, आंगन की लिपाई, घर की लिपाई, दीवारों की लिपाई है, अल्ट्रावायलेट किरणों को कम कर देती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है। हमारा जो हम आयुर्वेद जो है हमारा जो है, जिसमें हम नीम का रोज दातुन करते थे पहले। हल्दी को हम एक बहुत ही मतलब बड़ी औषधि मानकर हम लोग घर में रखते, घरेलू औषधि बोलते थे इसको। इस पे लोग हंसते थे। आज ये अमेरिका ने ही हल्दी को और नीम को पेटेंट कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था हल्दी। और इस पे उनको फिर हजारों साल का, हमारे शास्त्र पुराणों में उसको दिखाया गया। हमारे देश ने केस लड़ा अमेरिका के साथ और अमेरिका को हराया। उनको अपने हजारों साल पुराने शास्त्र पुराण में औषधि के रूप में हल्दी को और ये नीम वगैरह को सब दिखाया गया। ये तो पहले ही हमारे देश में इसका औषधि के रूप में प्रयोग होता है। आप कैसे इसको पेटेंट कर सकते हैं? तो जो है सच बता रहा हूं, भारत में ही है जो है, तो
और बाकी इन लोग जो दावा करते हमने बनाया, ये सब चोर हैं, यहीं से चुरा कर ले गए। वो चोर हैं और हम भारत के लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। चाहे हेलीकॉप्टर का भारत के ही एक वैज्ञानिक ने, भारत के ही एक साइंटिस्ट ने आज से कितने सौ साल पहले हेलीकॉप्टर का पूरा डिजाइन कर दिया था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको भारत में, जिसका पूरा खाका तैयार कर दिया गया था, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा सका, क्योंकि 1000 पहले से बाहरी आक्रमण शुरू हो गया हमारे देश में। आक्रमणकारी आने घुस गए, आक्रमण होने लग गया, सब मतलब अस्त व्यस्त हो गया हमारा देश। फिर बाहरी आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। फिर काफी सैकड़ों साल तक ये चलता रहा, बाहरी लोगों का राज। फिर अंग्रेज आ गए, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, सब लूट पाट के सब टेक्नोलॉजी जो पुराने हमारे लोगों ने तैयार करके उसको भी ले गए, और उसके आधार पर उन्होंने बनाया और नाम अपना रख ले कि हमने बनाया। ये हमारी खोज है, हमने तैयार किया, नहीं किया, वो सब यहीं से चुरा कर ले गए। चोर है साले, और हम मूर्ख हैं। हमारी मानसिकता ही उन्होंने इतनी कमजोर कर दी है, पीछे ढकेल दी। हमारी मानसिकता को बहुत पीछे ढकेल दिया उन्होंने, हमारी सोच को ही दबा कर रख दिया। हम लोग अपने आप को इतना दबे कुचले, हमारी सोच ऐसी बन गई कि खुद को हम बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम तो इंडिया में रहते हैं, भारत में हम लोग तो बहुत अभी बैकवर्ड लोग हैं, पीछे हैं, हर चीज में पीछे हैं। तो विदेश वो लोग सब एडवांस, बहुत आगे हैं वो लोग, हम लोग आगे। अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच बदलिए, और अपने देश में क्या हुआ है, दुनिया भर की चीजें आप देखते हो, जानते हो, जानने का प्रयास करते हो। एक बार अपने देश में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसको भी तो जानो इतना, तब पता चलेगा कि हमारा देश क्या है, हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, हमारे देश का धर्म दर्शन क्या है। हमारे देश सबसे ज्यादा विज्ञान हमारे देश के धर्म दर्शन में है। भारत का ही धर्म सबसे ज्यादा विज्ञान पर आधारित है। दुनिया का और कोई दूसरा धर्म नहीं है जो विज्ञान पर आधारित है। भारतीय धर्म दर्शन ही विज्ञान पर आधारित है। लेकिन ये सब जानने की कोशिश, मतलब अब हर हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, उसके बाद भी आप जब भी सर्च करोगे विदेशी चीजों को सर्च करोगे, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना, पहले अपना तो देख लो, अपने देश को जान लो, फिर दूसरों को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज ये हमारे संत समागम समारोह का प्रथम दिवस, मेला प्रारंभ हो गया है। आप हम सब अगले 11-12 फरवरी तक इस संत समागम मेले का आनंद प्राप्त करेंगे, और यहाँ जो भी सूचनाएं होंगी, जरूरी सूचनाएं होंगी, कोई जानकारी होगी, तो यहाँ पर जो उद्घोषक हैं, पर्वतदास साहब हैं, गुरदयालदास साहब हैं, त्रिलोकीदास साहब हैं, ये लोग आपको समय पर जानकारी देते रहेंगे, सूचना प्रदान करते रहेंगे। तो सब लोग आए हैं, बहुत ही आनंद की बात है साहब की इस धरती में। आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है। आप लोग पधारे हैं, मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा, सब दूर दूर से आए, अपना घर बार परिवार छोड़कर आए हैं, तो
सबसे ज्यादा खुद का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, कोई नुकसान हो। स्वच्छ भोजन ही ग्रहण करिए, स्वच्छ पानी ही पीजिए, कहीं कभी इधर उधर का पानी मत पीजिए। यहाँ पीएचई वालों ने प्रशासन की ओर से जो नल लगाए गए हैं उसमें फ्रेश ट्यूबवेल से ताजा फ्रेश पानी कर रहा है, आप वो पी सकते हैं, या जो आपको आश्रम से जो जहां सप्लाई किया जा रहा है वो पानी आप पी सकते हैं। और इधर उधर कहीं भी स्टोर किया हुआ पानी मत पीजिए। हाँ, हाथ मुंह धो लीजिए लेकिन पीजिए मत। और कहीं भी खाते पीते हैं तो थोड़ा देख कर खाइए पीजिए कि अभी ताजा बना है कि नहीं बना है, कहीं बासी तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, दूषित तो नहीं है, ये देखकर खाई पीजिए। मेले में आए तो खाने की इच्छा हो ही जाती है, घूमो फिरो नहीं होती है भाई। अब घूम रहे हो यहाँ जगह जगह छोटे छोटे होटल लगे हैं, अब गुजर सामने ही पकोड़े चले जा रहे हैं, कचौड़ी चली जा रही है, ये चली। अरे मन है भाई, करता है मन, खा लो लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। और अगर स्वास्थ्य में कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगे तो हमारे गुरुदेव की स्मृति में हॉस्पिटल बना हुआ है, पंचरेज गृह मुनि नाम था, स्मृति चिकित्सालय। अभी मेले में रायपुर के बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं देंगे प्रतिदिन। तो कोई भी तकलीफ हो आप तुरंत हॉस्पिटल में जाकर अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। और इस मेले में जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी, लोगों का आना बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये धर्मनगर है तो सब के सब धार्मिक लोग ही आएंगे, बहुत सारे धार्मिक लोग भी आएंगे। सभी लोग आप लोगों की तरह संतों के दर्शन करने, गुरुजन के दर्शन करने, सत्संग प्रवचन सुनने, भजन कीर्तन सुनने नहीं आते। बहुत से लोगों का उद्देश्य कुछ और होता है, चोरी चपाटी का होता है। बहुत से लोगों का ये मतलब नियत ये होती है कि वहां जाके किसी की बहन बेटियों को छेड़ेंगे, ये भी नियत लेकर लोग आते हैं। तो ऐसे लोग, अगर मैं इस पर बोल रहा हूं, किसी भी बहन बेटियों के साथ कोई बदसलूकी करता है या गलत कमेंट पास करता है, गलत बात बोलता है, छेड़छाड़ करता है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है। भाई हम दूर अपना घर छोड़ के दूर आए हैं, यहाँ क्यों पंगा लेना है, क्यों किसी को नहीं। आप ये सोचकर चुप रहोगे तो उनका हौसला और बढ़ेगा, वो और चार लोगों की बहन बेटियों को छेड़ेगा। कुछ मत बोलिए, आप बस उसका फोटो खींचिए, मोबाइल में उसका वीडियो बना लीजिए। और यहाँ पुलिस चौकी है और बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से तैनात किए गए हैं। आपको सीधे नहीं जाना, मत जाइए। आपके साथ आप आश्रम के कार्यालय में आइए, कार्यालय में जो पदाधिकारी आप उनको बताइए, आपके साथ हमारे आश्रम के कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके साथ जाएंगे। लेकिन डरिए मत, ऐसे लोगों का प्रतिकार जरूर करें। समान अपना देखो, आप आए हैं कहाँ, धार्मिक मेले में, किसी बारात में तो आए नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेले में जा रहे हैं तो वहां भी हमको सच समझ के कीमती गहने जेवर पहन के जाना चाहिए, आ जाते हैं। और भीड़ भाड़ में जब लोग कहीं खींच जाता है, चोरी हो जाती है, तो रोने लगते हैं। अब रोएंगे भैया, 80,000 रुपया सोने का भाव चल रहा है। अब 20 साल पहले उसमें खरीदते थे 8,000 रुपए तोले में, अब 80,000 उसकी कीमत हो गई, और पार हो गया मेले में भीड़ भाड़ में, तो रोएगा ही आदमी। तो क्यों भाई, किसी की शादी ब्याह में आया हो, बारात में आया हो, इतना कीमती सामान उठा के ले आते हो, साथ में घर में रख के आना चाहिए। ज्यादा पैसा जेब में लेकर मत घूमो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, इसको अपने रूम में सुरक्षित संदूक में रखो।
और सबसे ज्यादा अपने मोबाइल को संभाल कर रखें। आजकल पॉकेट मारों का सबसे इजी और सबसे मेन टारगेट है मोबाइल आपका। आसानी से निकल जाता है। रुपए निकालने के लिए पहले तो जेब काटना पड़ता था बहुत बारीकी से, तब वो पैसे निकलते थे, रुपए निकलते थे। मोबाइल को ऐसे धीरे से निकल जाता है, चुटकी से। 20,000 का मोबाइल हाथ आया, कहीं भी 6-7 हजार रुपये मिल जाता उनको एक मोबाइल भेज देते हैं। सबसे पहले सील निकालेंगे, तोड़कर फेंकेंगे, तो ले जाएंगे, जमा करेंगे। पूरे मेले में 50, 60, 100, 150 मोबाइल इकट्ठा करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर आपस में बांटेंगे। और मैं आपको बता दूं, धामाखेड़ा मेले में जो गिरोह आते हैं ना, मेरी कई साल की पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ, पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ। चोरों का गिरोह आता है हर साल। इसमें पुरुष की संख्या 2-3 होती है और महिलाओं की संख्या 15-20 में होती है, क्योंकि महिलाओं पे कोई शक नहीं करता। पुरुष 2-3-4 ही होंगे, लेकिन महिलाएं 15-20 होती है इस गैंग में। अब क्या है, वो लोग जैसे बहुत भीड़ भाड़ है, लोग बरामदे में ही सो गए हैं, पंडाल में ही सो गए, महिलाएं सो, जब देख लेते हैं कि कौन सी महिला के गले में सोने की चैन है कि कोई क्या पहना, तो महिलाओं की जो महिला सदस्य जो चुपचाप के बाजू में जाकर सो जाएगी। फिर देखेगी, जब गहरी नींद में तो धीरे से चैन निकाल लेगी। बहुत होती है चोरी। कहीं भी जाए तो अपना कोई भी कीमती सामान संभाल कर रखें। और आप सबसे कीमती सामान क्या है आपका? क्या है? आपका बच्चा। आपका छोटा बच्चा सिर्फ कीमती नहीं है, वो आपके जीवन का सबसे अनमोल रत्न है। उसका कोई मोल नहीं है। उस बच्चे को सबसे ज्यादा संभाल कर रखिए, उसको ध्यान रखिए। तो जैसे भीड़ बढ़ती है ना, आखिरी 3 दिनों में यहाँ छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं, साहब जी ये वहां पर रोते हुए मिला, ये वहां पर रोते हुए मिला, कोई नहीं अकेले। मतलब इतने मस्त हो जाते हो मेले में कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रहता। और यहाँ बच्चे लाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ 50 बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी लोग नहीं आते हैं लेने। तब तक उनको होश नहीं रहता कि हमारा बच्चा बिछड़ गया, हमसे दूर चला गया। इतने मस्त हो जाते हैं मेले। ये क्या तरीका है जी? तो ऐसा मत करिए। अपने कीमती सामानों का ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और कोई भी किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो तो सीधे आप यहाँ आश्रम का जो कार्यालय है, आप सीधे कार्यालय में जाइए। वहां आपको कोई न कोई कार्यालय में बैठा मिलेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण बात है, किसी पदाधिकारी से बात बोलिए, वहां मुझे पदाधिकारी से मिलना, पदाधिकारी आपसे मिलेंगे। आप वहां बताइए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, वहां जाकर आप बताइए। आपकी हर समस्या सुनी जाएगी, उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा के लोग आपको हर तरह से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप लोगों ने काफी देर तक मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेमपूर्वक सुनी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे, कल किसी टाइम पर बैठेंगे और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शांति बना रखेंगे। छोटी सी सूचना कुछ सुन लेंगे पहले। आज हमारे साहब ने हमें आत्मगौरव को जगाने के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, सावधानी के लिए भी हमें सचेत किया है। तो हम सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं, अपने अपने कमरे में अपने शरीर की सफाई करते हैं, कमरों की भी सफाई करें, विशेष करके बाथरूम की भी सफाई रखें। भक्ति भवन के भक्तों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर सफाई बनाए रखें ताकि पानी न रुके। कल के दिन के कार्यक्रम में हम देखेंगे हमारे महिला नवोदय महासभा छत्तीसगढ़ परम पूजनीय गुरु माता साहिबा
मनीषा देवी और श्रीमती किरण मालापुरे राष्ट्रीय महिला प्रतिनिधि टेलीविजन के पावन सानिध्य में सोमवार को 8 फरवरी सोमवार को दोपहर